आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे केस की कहानी बताने वाले हैं जिसने भी इस केस के बारे में सुना वो सोच में पड़ गया। पहले के ज़माने में राक्षस इंसानों से अलग दिखते थे, उनके बड़े बड़े दांत थे, नाखून थे, सींग थे उनके सिर पर जिससे उनकी पहचान हो जाया करती थी। लेकिन आज के ज़माने में राक्षस इंसान के रूप में हमारे बीच में ही रह रहे हैं। आज इस वीडियो में ऐसे ही राक्षस की कहानी आपको बताने वाली हूँ जिससे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि कोर्ट ने उन आरोपियों को आज बरी भी कर दिया है। ये घटना है साल 2003 की। नोएडा सेक्टर 31 के अंदर एक छोटा सा इलाका पड़ता है जिसको बोलते हैं नेठारी गांव। उस गांव के पास में ही एक अमीर कारोबारी का बंगला था जिसको बोलते थे कोठी D5। इस बंगले में रहते थे मोनिंदर सिंह पंधेर जो कि एक बिजनेसमैन थे और कभी कभी वो इस बंगले में आया करते थे। उस बंगले की देखभाल करता था उनका एक घरेलू नौकर जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। दोस्तों, मोनिंदर सिंह का ये जो बंगला था उसके आसपास और भी सारी कोठियां और मकान बने हुए थे, लेकिन उसकी साइड में ही एक स्लम एरिया था जहां पर गरीब लोग रहते थे, जो कोई मजदूरी का, कोई वर्कर थे, कोई मिस्त्री थे, इस टाइप के लोग उस स्लम एरिया के अंदर रहा करते थे। यहाँ कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन साल 2003 के अंदर धीरे धीरे इस कस्बे से बच्चे और लड़कियां गायब होने लग गई। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर 2 हुए, फिर 10 हुए। ऐसे करते करते बच्चे और जो लड़कियां गायब हो रही थी उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद आता है साल 2004 जहाँ पर 15 साल की अर्चना नाम की लड़की अपने ही घर के आगे से गायब हो जाती है। उसके बाद में अर्चना के परिवार वाले उसको काफ़ी इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं और आसपास में जब पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि और भी कई घरों से बच्चे गायब हो चुके हैं और ढूंढने पर उनका कोई भी पता अब तक नहीं लगा है। तो सारे पेरेंट्स मिलकर फैसला करते हैं कि हमें पुलिस में जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए। जब पुलिस में ये पेरेंट्स और अर्चना की माँ पहुँचते हैं तो पुलिस उन्हें डांट फटकार के वहाँ से भगा देती है। कहते हैं तुम्हारी बच्ची 15 साल की थी, किसी अपने आशिक के साथ में भाग गई होगी या अपनी रिश्तेदारी में जाके चेक कीजिए, उनके पास वो चली गई होगी। दोस्तों, वैसे तो पुलिस ने किसी की यहाँ पर कंप्लेन दर्ज नहीं की, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार साल 2003 से लेकर 6 के बीच में टोटल 38 बच्चे इस एरिया से गायब हो चुके थे, जिनमें कुछ छोटे लड़के थे, बाकी की लड़कियां थी और 5 इसमें गायब होने वालों में महिलाएं थी। लेकिन पुलिस के पास में ये सारी रिपोर्ट जाने के बाद में पुलिस को मानो कोई फर्क ही इस बात से नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दोस्तों गायब होने वाले बच्चे गरीब और स्लम एरिया के बच्चे थे। तो पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो जिए या मरे, गायब हो या रहे, उनसे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए पुलिस ने ना तो इनकी कभी रिपोर्ट दर्ज की और ना इन बच्चों को कभी ढूंढने की कोशिश की। फिर साल 2005 में फरवरी महीने में एक केस पुलिस के सामने यहाँ पर आता है। 15 साल की एक अनिता नाम की लड़की इसी नेठारी गाँव से गायब हो जाती है। इसके बाद में वहाँ के लोकल लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर अनीता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको सेम बात कहके वहां से भगा दिया कि तुम्हारी लड़की अपने प्रेमी के साथ में भाग गई होगी, उसका पता लगाइए आप खुद ही या रिश्तेदारी में पता कीजिए, कहीं पे वो अपनी मर्जी से चली गई होगी। इसके बाद में वहां के लोकल लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया, लेकिन पुलिस ने उनकी सभी बातों को अनसुना करके उन लोगों को वहां से भगा दिया। इस लड़की अनीता के गायब होने के ठीक 1 महीने बाद में उस एरिया के अंदर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उन बच्चों की बॉल एक नाली में जाकर गिर जाती है। वहाँ पर एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाया हुआ था पानी के लिए, अगर वो ओवरफ्लो हो जाए तो उस नाली से वो एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, इसलिए वो नाली वहाँ पर बनाई हुई थी। तो उस नाली में उन बच्चों की बॉल गिर जाती हैं। जब वो बच्चे बॉल लेने के लिए वहाँ पर पहुँचते थे उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी वहाँ पर बदबू आती है। तो बच्चों ने सोचा कि बॉल को यहीं भी छोड़ देते हैं, नहीं निकालते, लेकिन 2 बच्चों ने हिम्मत करके जब उस नाली से बॉल निकालने की कोशिश की तो उनको एक ब्लैक पॉलीथिन में किसी बच्चे का हाथ जैसा कुछ उनको दिखाई दिया। तो बच्चे वहाँ पर चीख कर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। उसके बाद में स्थानीय लोग वहाँ पर देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को किसी ने सूचना कर दी तो इतने सारे लोगों की भीड़ देख के पुलिस को वहाँ पे आना पड़ा। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो उन लोगों को वहाँ से डांट फटकार के भगा देती हैं कि कोई बच्चे का हाथ नहीं है, जानवर का पंजा है, आपको हाथ जैसा ये लग रहा है। उसके बाद में वो ब्लैक पॉलीथिन पुलिस उठाकर अपने साथ ले जाती है और उस केस को वहाँ पे रफा दफा कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है। 7 मई 2006 को नंदलाल वर्मा नाम के व्यक्ति की बेटी पायल, जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, वो इसी कोठी D5 के आगे से गायब हो जाती है। जब रात हो गई, पायल घर नहीं लौटी तो उनके पिता नंदलाल काफ़ी चिंतित हो गए। उधर उधर एरिया में उन्होंने पूछताछ अपनी बेटी के बारे में करना शुरू कर दिया। उधर उधर काफ़ी लोगों से उन्होंने पूछा। इसी बीच उनको एक ऑटो ड्राइवर मिला जिसने बताया कि आज सुबह ही मैंने पायल को इस कोठी D5 के आगे ड्रॉप किया था। पायल के पास पैसे नहीं थे, उसने मुझे बोला कि आप यहीं पे वेट कीजिए, मैं अंदर से आपको पैसे ला कर देती हूँ। इसके बाद में पायल जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो मैंने यहाँ पर बैल बजाई और घर का जो नौकर है सुरेंद्र कोहली वो बाहर आया। मैंने उससे पूछा कि पायल कहाँ है, तो उसने बोला पायल तो कब की यहाँ से चली गई। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर गेट के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, यहाँ से तो वो नहीं गई है। उसके बाद में उसने कहा कि पीछे एक और दरवाज़ा है, वहाँ से वो जा चुकी हैं। तो ऑटो ड्राइवर ने कहा थोड़ी देर वेट करने के बाद में मैं भी वहाँ से निकल गया था। दोस्तों ऑटो वाले की बात सुन
सुन के पायल के पिता नंदलाल तुरंत उस कोठी D5 के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर बेल बजाते हैं। बहुत देर बेल बजाने के बाद में कोई गेट नहीं खोलता है। उसके बाद में सीधे नंदलाल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी मिसिंग बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। तो नोएडा पुलिस नंदलाल जी को सेम बात बोलती है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं पे किसी के साथ चली गई होगी या फिर आप रिश्तेदारी में पता कीजिए, ऐसा बोल के वो नंदलाल जी को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद में 1 महीने तक नंदलाल डेली पुलिस स्टेशन जाता रहा अपनी बच्ची की रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसको हर बार अनसुना करके वहाँ से भगा देते थे। उन्होंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। 1 महीने इधर उधर धक्के खाने के बाद में नंदलाल जी नोएडा के एसएसपी से जाकर मिलते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। इसके बाद में एसएसपी ने पुलिस को आदेश दिया कि इनकी रिपोर्ट लिखी जाए और उनकी बेटी को ढूंढने में जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाए। इसके बाद में मजबूरी में पुलिस को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने सबसे पहले पायल का जो मोबाइल है उसको ट्रेस किया। उसकी जो लास्ट लोकेशन थी वही कोठी D5 दिखा रहा था और पायल की जो लास्ट बार बात होती है वो उसी घर के नौकर सुरेंद्र कोहली से ही होती है। इसके बाद में पुलिस ने पहली बार कार्रवाई करते हुए घर के नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया और उसको थाने ले जाया गया। सुरेंद्र कोहली को थोड़े दिन थाने में रखने के बाद में घर का जो मालिक है मोनिंदर सिंह पंढेर, उसकी पुलिस के अंदर अच्छी खासी जान पहचान होती है, तो उसने जल्दी ही घर के नौकर सुरेंद्र कोहली की जमानत करवा ली। दरअसल दोस्तों, उस बंगले के अंदर सुरेंद्र कोहली जो घर का नौकर था वो अकेला ही रहता था। जो मोनिंदर सिंह पंढेर थे वो कभी कभी उस बंगले में सिर्फ अय्याशी करने के लिए आते थे। जब भी वो उस बंगले में आता था सुरेंद्र उनके लिए लड़कियों का अरेंजमेंट करता था। वो बाहर से फोन करके इधर उधर से कॉल गर्ल बुलाता था जिनके साथ मोनिंदर पंढेर अय्याशी किया करता था। और पायल भी एक कॉल गर्ल थी जिसको सुरेंद्र कोहली ने अपने मालिक मोनिंदर सिंह के लिए वहां पर उस रात बुलाया था। इसके बाद में जब पायल के पिता नंदलाल दोबारा यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपने सुरेंद्र को कैसे ऐसे छोड़ दिया। तो पुलिस वालों ने उसे ये कहकर वहां से भगा दिया कि अपनी बेटी के बारे में देखो कि वो किस तरह का काम करती थी, कैसी तुम्हारी लड़की थी। उसकी बेटी पे ही इल्जाम डाल के उन्होंने नंदलाल को वहां से भगा दिया। दोस्तों, नोएडा पुलिस से परेशान होकर पायल के पिता नंदलाल ने कोर्ट जाने की सोची। उन्होंने कोर्ट में जाकर अपनी बेटी के खिलाफ वहां पर केस को ओपन करने की अर्जी दी। इसके बाद में कोर्ट ने पुलिस को दोबारा आदेश दिया इस केस के ऊपर काम करने का। दोस्तों, जब पायल के पिता नंदलाल जी इधर उधर एरिया में पूछताछ कर रहे तब उन्हें पता चला कि पायल के जैसे और भी यहाँ बहुत सारी लड़कियां, छोटे लड़के और महिलाएं इसी कोठी सेक्टर D5 के आसपास ही गायब हो गए थे। जब ये बात नंदलाल जी ने पुलिस को बताई तो पुलिस ने इस केस को थोड़ा बहुत सीरियस लिया और वापस से पुलिस उसी नाली के पास पहुंची जहां उनको ब्लैक पॉलीथिन में पिछली बार एक हाथ मिला था। जब वहां पर जाकर पुलिस ने छानबीन की तो उसको ऐसे ही 20 और प्लास्टिक के बैग मिले थे जिसके अंदर छोटे बच्चों और लड़कियों के हाथ पैर कटे हुए मिले थे। वहाँ पे टोटल पुलिस को 17 बच्चों के स्केलेटन मिले थे जिसमें से 11 सिर्फ लड़कियों के थे। ये सारे स्केलेटन मिलने के बाद में ये न्यूज़ चारों तरफ तेजी से फैल गई। इसके बाद में मीडिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया। अखबार में हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ यही न्यूज़ चलने लग गई। तो पुलिस के ऊपर पूरा यहाँ पर दबाव हो गया। तो उन्होंने घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और घर के नौकर सुरेंद्र सिंह कोहली दोनों को यहाँ पे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। इसके बाद में पुलिस उस नाले की मशीन मंगाकर अच्छे तरीके से खुदाई करती है तो उनको और भी वहाँ पर स्केलेटन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अचंभे की बात ये थी कि कोई भी स्केलेटन यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, पूरी बॉडी किसी की भी नहीं था। छाती से ऊपर की यहाँ पर बॉडी मिल चुकी थी या फिर किसी के टांगे या हाथ अलग अलग मिल रहे थे। पेट का जो पूरा हिस्सा था वो पूरा का पूरा यहाँ पर गायब था। इसके बाद में नोएडा पुलिस इन दोनों से ही अच्छे तरीके से पूछताछ करती है लेकिन ठीक से दोनों ही कुछ नहीं बता पा रहे थे। तो पुलिस के ऊपर यहाँ पर मीडिया का अच्छा खासा दबाव था, लोग यहाँ पर धरने कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो पुलिस ने ये केस CBI को सौंप दिया। CBI के हाथ में ये केस आने के बाद में CBI अच्छे तरीके से इस केस की जाँच करती है और जो बाद में खुलासा CBI ने लोगों के सामने किया तो वो सुनकर सबके यहाँ पर होश उड़ गए। घर के नौकर सुरेंद्र कोहली ने पुलिस को बताया कि सबसे पहले तो वो उन लड़कियों को ले जाकर उनका मर्डर करता था, किसी वजनी चीज़ से उनके सर पे मारकर या उनका गला काट के उनकी हत्या कर देता। उसके बाद में वो उनका रेप करता था और रेप करने के बाद में घर के ऊपर बने बाथरूम में उनकी लाश को वो टब में ले जाकर लेटा देता था। उसके बाद में उनके अंगों को काटता था, कुछ को पॉलीथीन में डालकर वो पीछे फेंक देता था। पेट का जो हिस्सा था उसको वो अपने पास वहाँ पर रख लेता था, उसको पका के धीरे धीरे वो खाया करता था। दोस्तों, मुझे यहाँ पर बताने में ही बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं इंसान के रूप में ये दरिंदे ऐसा कर कैसे लगते हैं। इसके बाद में सुरेंद्र कोहली ने पुलिस को बताया कि शुरू में मैं यहाँ पर उत्तराखंड से मैं यहाँ पर आया था काम की तलाश में, तो मुझे यहाँ पर इस कोठी में काम मिल गया था। अच्छे तरीके से मैं अपना काम करता था, लेकिन जब भी घर का मालिक मोनिंदर सिंह यहाँ पर आता था वो यहाँ पर कॉल गर्ल बुलाता था, तो उसको देख के मुझे भी यहाँ पर लड़कियों के साथ में ये सब करने का मन करने लग गया। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई कॉल गर्ल अफोर्ड कर पाऊँ, उसको बुला कर उसकी फ़ीस दे पाऊँ। तो मैंने
यहाँ पर लड़कियों को बुलाकर, बच्चों को बुलाकर उनका मर्डर करके उनके साथ में रेप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सुरेंद्र कोहली के अनुसार ये सब वो अपनी फैंटेसी और मजे के लिए कर रहा था, लेकिन इस केस में जांच कर रहे डॉक्टरों के अनुसार ये ऑर्गन ट्रेडिंग का मामला भी हो सकता है। यहाँ पर कोई अंग भी बच्चों के निकाल कर बेचने और खरीदने का मामला हो सकता था। इसके बाद में सीबीआई इसकी भी जांच करती है। वो नोएडा के सभी बड़े हॉस्पिटल में आसपास में पूछताछ करती हैं कि किस किस के ट्रांसप्लांट हुए हैं इतने सालों में, उन सबकी फाइल मंगाती है, देखती है, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है। या फिर दोस्तों, इस मामले में कुछ बड़े लोगों का हाथ भी हो सकता है और पैसे देके वो इस केस को दबा भी सकते हैं और पूरा जो इल्जाम है घर के नौकर सुरेंद्र कोहली पे डाल दिया जाता है। साल 2009 में सुरेंद्र कोहली को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद में दिसंबर महीने में घर के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, कुछ साल जेल में रहने के बाद में घर का जो मालिक है मनिंदर सिंह पंढेर, उसको साल 2023 के अंदर ही सभी दोषों से यहाँ पर बरी कर दिया। कोर्ट को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारा कांड घर के मालिक जब घर में नहीं होता तो पीछे से उसके नौकर ने किए थे। घर का मालिक मनिंदर सिंह पंढेर साल 2023 से ही बाहर घूम रहा है और वो सभी केसों से यहाँ पर बरी हो चुका है। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि आदमखोर और रेपिस्ट सुरेंद्र कोहली को भी कोर्ट ने सबूतों के अभाव से अभी बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुरेंद्र कोहली के खिलाफ उनको कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है। घर के पीछे जो कंकाल थे ये साबित नहीं हुआ उससे कि सुरेंद्र कोहली ने उसका कत्ल किया है और उनको वहाँ पर फेंका है। दोस्तों, घर के पीछे 11 लड़कियां, 3 बच्चों और 5 महिलाओं के कंकाल मिलने के बाद में भी कोर्ट को पता नहीं कौन से और सबूत चाहिए और इस समय ये केस ठंडा पड़ चुका है। दोनों आरोपी आज की डेट में बरी हो चुके हैं। निठारी सिर्फ एक केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट के अंदर लिखिए।